अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं आज फिल इन कर रही हूँ फॉर द वंडरफुल सरवत गिलानी। अरे जबरदस्त है, और आप जरूर एंजॉय करेंगे आज राइज एंड शाइन में जनाब। एक मतलब नए शो के साथ हम हाजिर हैं। नया शो तो हर दिन एक नया शो होता है और कंटेंट हमारा आप पसंद ही करते हैं। अच्छा, आज शो में जरा कुछ अलग नया नया जरूर आपको नजर आ रहा होगा और हमें भी लग रहा है, क्योंकि आज हमारे शो में सरवत गिलानी को वो जरा 2-3 दिन की छुट्टियों पर है, तो जाले हमारे साथ हैं, जाले सरहदी, जिनका नाम भी काफी है जनाब। जैसी आप एक्ट्रेस हैं और जो आप मशहूर हुआ। देखिए, मैं पहले ही बताती चलूं, मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ कर दें। नहीं, पहले हो गया, हम आप फिक्र ना करें उसकी टेंशन ना लें। बिल्कुल, आज के शो में सबसे पहले तो दुखी दिल से हम बात करेंगे कल के मैच की, जिसमें पाकिस्तान की हार थी। फिर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बारे में। फिर जानेंगे जिला कुर्रम की सूरत हाल, और इसके साथ शो में एक यंग स्क्वॉश प्लेयर भी है हमारे साथ, क्या बात है, जिनसे भी मुलाकात होगी। और बहुत कुछ है आज के शो में, तो देखते रहें राइज एंड शाइन। बिल्कुल। लेकिन आगे जाने से पहले एक बात करते हैं, अच्छी बात आज की। जी, एक अच्छी सी बात, और वो ये है, एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी, लव व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ विदाउट वरिंग अबाउट जजमेंट। सो ये हर किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी हर किसी में एक यूनिक यूएसपी होता है, उसको आप एम्ब्रेस कीजिए, उसको आगे लेके चलिए। अगला बंदा क्या कर रहा है उसके बारे में ना सोचें, आपके बारे में किसके क्या ख्यालात हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बिल्कुल उनके बारे में सोचें। बहुत अच्छी आपने बात किया। इसी अच्छी बात के साथ शो का आगाज करते हैं और जरा टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारी यह है कि चीफ जस्टिस की वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा है कि अदालती पॉलिसी साजी जो है उस पर ऑपोजिशन को भी एतमाद में मिलेंगे। यानी ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो कि अलग अलग सी है, तो वो उसको भी लूप में लेंगे और कॉन्फिडेंस में लेंगे। जो ये इस वक्त इस्लाहात की जा रही हैं, अदालती इस्लाहात की जा रही हैं इस मामले पर, तो अपोजिशन को भी ज़रूर वो ऑन बोर्ड लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। ये मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा थी। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास एजेंडा भेजकर भी तजावीज़ उसकी मांग ली थी। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई है। तो ये मामला खैर जुडिशरी में तो चल रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के सिलसिले में बड़े कंसर्न है और बड़ा सीरियसली उसको देख रहे हैं, ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलेंगे। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। जी, सेकंड टॉप स्टोरी ये है कि आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया, शाही हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब करेंगे। ISPR के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन एक अहम प्लेटफॉर्म होगा। बिल्कुल, आर्मी चीफ की जो कोशिशें हैं वो हम देख ही रहे हैं। SIFC का क़याम हो या फिर हुकूमत के साथ मिलकर जो भी पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए जो काम, जो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो आर्मी चीफ अपना अदा कर रहे हैं। और दहशतगर्दी के खिलाफ, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो हमारी कुर्बानियां, पाक फौज की कुर्बानियां, उनके तो हम सब मुतरिफ हैं ही। और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, इंटरनेशनली भी हमारी इन कोशिशों को देखा जाता है। और पाकिस्तान आर्मी का जो जितने भी आर्म मिशन में पाकिस्तान आर्मी गई है, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस माशाल्लाह की हमेशा इसमें रही है। जी जी। तो ये हमारा दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी बात करें कुछ फिर दुखी दिल से करते हैं। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूं भाई कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अच्छा, ये खबर कोई नई खबर ऐसी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, शिकस्त दे दी और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मैं तो शो पे भी ये बात की थी कल कि भाई 70-30 का रेशो है। 30% पाकिस्तान के चांसेस हैं, 70% न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे वो खेलते हैं। तो वही हुआ, खैर हरा दिया उन्होंने, लेकिन बहुत ही कन्विंसिंगली पाकिस्तान को हराया, बड़े मार्जिन से हराया। और बड़े मार्जिन से हारने के बाद इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का आगे बढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, डाउटफुल जरा हो गया है, क्योंकि रन रेट पर मामला जाएगा, फिर एवरेज वगैरह पे मामला जाता है, तो उसमें फिर देखना होता है कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है। तो हार जाते लेकिन एक कंपैरेटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलती, तो क्या ये अच्छा था। बिल्कुल, वो हार जीत तो चलती ही रहती है, बट अगर
जो थोड़ी सी हिम्मत करके और थोड़ा मुकाबले पे आकर आप हारे ना, बिल्कुल। तो पता चले कि आपने भी कुछ किया है। फैंस भी जरा एंजॉय भी करते हैं और वो कहते हैं कि Absolutely. ठीक है यार, आपने परफॉर्म किया, क्रिकेट है, कोई भी हाँ, हार जीत कभी-कभार तो किसी खेल का part गुड डे of होता game है। जी, तो हुआ एक इब्तिदाई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 दे दी। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाए। कीवीज के 321 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान टीम ने वही मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना वो तब्दील हो चुकी है और वहाँ स्ट्राइक रेट बड़ा काउंट करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप बॉल को डॉट बॉल करते रहे, टीम पे प्रेशर डालें। खैर तफसीली तौर पे तो हम बात करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे बात, और इस दुखी दिल के साथ आप भी जाके जरा सोचिए। और हम लेते हैं इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन, सो स्टे ट्यून्ड। वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। मैं आपके सामने मौजूद हूं और स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, हम पसे पर्दा भी कर रहे थे और अभी हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम याले और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठाक है। कल के बाद भी पूछ रहे हैं आप? यही जी अभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाल अहवाल जानना बहुत जरूरी है सर। बहुत मुश्किल काम कर दिया आपने, क्योंकि अभी तक खैर इस परफॉर्मेंस का अंदाजा तो था, जी लेकिन गिव अप कर देंगे ये उम्मीद नहीं थी। हमें तो ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे हमेशा से ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, स्पेशली चेस करते वक्त, और स्पेशली जब इतना बड़ा नंबर हो हमारे सामने। तो जैसे अभी मैं और जोए बात कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद ये फील्डिंग का क्यों उन्होंने स्टांस लिया रिजवान ने? अब देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के पास जीत का एक ही रास्ता था कि हम न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग दें, और पिच भी कल कुछ इस तरह की डिमांड कर रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है आप उसको पहले बैटिंग कराएं। बिल्कुल। और फंस के खेल रही थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन एक बार फिर हमारे बड़े नाम जो हैं, वो आपने सुना होगा ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी रही। आखिरी कुछ 5 ओवर में 65 रन हमने कंसीड किए, आखिरी 10 ओवर में हमने 113 रन दिए। तो उसके बाद वो पिच जहां पर लग रहा था कि 270 एक अच्छा स्कोर होगा, हमको 321 रन का हदफ मिला। बाकी जो काम तमाम था वो बाबर साहब ने कर दिया। 52 गेंदें उन्होंने ऐसी खेली जिस पर उन्होंने कोई रन ही नहीं लिया। बाकी हमारी टीम के हाथ पांव फूल गए, इसलिए नहीं कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 321 लगे हुए थे, इसलिए कि फखर जमान जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। तो अब सवाल ये है कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी क्लब की टीम नहीं है, ये किसी गली की टीम नहीं exactly. है। एक खिलाड़ी के ना होने से टीम जो है उसकी प्लानिंग का कोई हमें सर पैर दिखाई दिया नहीं। तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ब्रेनलेस क्रिकेट आप कल खेले और यही आपकी नाकामी की असल वजह। क्या बात है, आपने जबरदस्त नाकामी की वजह में बताई। अच्छा देखे जी, मतलब यंग ने 107 रन आपके ऊपर बना दिए, कॉनवे को आपने आउट कर दिया, विलियमसन आउट हो गए जो कि उनके बेहतरीन बैट्समैन फिर भी एक रन बनाकर आउट हो गए। और फिर भी लेथम ने, यानी जिसके बारे में कहा जाता है, यकीन करें कि लेथम अगर आ जाए ना तो दूसरी टीम के लिए अच्छा होता है। ये वो वाला लेथम है कि जिसमें वसीम अकरम कहता था, जब वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर था उसके बारे में कहा जाता था कि जब वो आता था वसीम कहता था इसे आउट नहीं करना है क्योंकि ये हमें जितवा के देगा। नहीं कर तो भाई लेथम ने भी आया, 118 रन बना दिए, 61 रन फिलिप्स ने बना दिए। ये हुआ क्या? बॉलिंग को जरा तजिया करें ना, बॉलिंग पर कहां रह गई हमारी बॉलिंग? कोई शक नहीं है ज़ोएब, इसमें आपके जो 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं जिनको दुनिया मानती है, जिनका दुनिया में डंका बजा हुआ है, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गए और शाहीन शाह अफरीदी हो गए। कल प्रेस टॉक के लिए आए थे नसीम शाह। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पाकिस्तान का मान हैं, पाकिस्तान का फख्र हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, लेकिन आखिरी 4 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान की बॉलिंग 300 प्लस कंसीड कर रही है और 30 ओवर में आपके 207 रन बने हैं और बाकी जो रन हमने दिए हैं कुछ 113 रन वो हमारे 20 ओवर में बने हैं और हमारे जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो 207 रन दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, आखिरी ओवर में हमें रन रोकने की जरूरत है।
तो मैंने उनसे पूछा भाई चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी तब आप सोचेंगे, कब सोचेंगे आप? तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारी बॉलिंग जो है बिल्कुल ऑफ कलर है। हमारे जो बड़े नाम हैं वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहे। शाहीन आफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, टीम में है लेकिन टीम को फायदा नहीं पहुंचा। और ये ब्लॉक होल में बॉलिंग तो यॉर्कर से, आप वसीम वकार की यॉर्कर्स आप देखें, वो लेगेसी कहीं नजर नहीं आया हमें आया। वो क्या मतलब भूल ही गए या प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं यॉर्कर की? देखिए जोएब, खुद आप भी क्रिकेट खेलते हैं, यॉर्कर और तेज जो तीखा बाउंसर है आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपकी कमर तगड़ी होगी, जब आप फिटनेस के तमाम क्राइटेरिया को, बॉक्सेस को टिक कर रहे होंगे जी। और इंतहाई माजरत के साथ फिटनेस के ऊपर तो बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान टीम की। और पाकिस्तान के बॉलर जब डेथ ओवर में, जिस तरह आपने कहा, ब्लॉक होल में बॉल नहीं करेंगे, यॉर्कर नहीं करेंगे, तो जिस तरह ग्लैन फिलिप्स कल बच्चों की तरह मार रहे थे आखिरी ओवर में, और जो कल उन्होंने किया 61 रन क्विक उन्होंने किए, और टॉम लिथम जो बल्ले को अपने बॉडी से करीब रखकर खेलते हैं, उन्होंने कल बड़ा शानदार डिस्प्ले किया, और विल यंग उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल कल ऑफ कलर थी, ना उनके पास सोच थी, ना उनके पास कोई मंसूबाबंदी थी, बस ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में उतरे में। अच्छा, मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि ये तो चले होगी कल की कारकर्दगी, ठीक है, ये इब्तिदाई मैच था, आगे बेहतरी लाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कप्तानी में मसले हैं या फिटनेस की आपने बात की, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं हम? याले हम ये बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, यहाँ पर एक एक मैच, एक एक गेम, एक एक लम्हा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि ये 2 मैच हमारे थे और एक मैच हम हार चुके हैं, एक 23 तारीख को हमारा मैच है, और अगर 23 तारीख को भी ऐसा ही नतीजा रहा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो 9 मार्च को खत्म होगी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी 23 तारीख को खत्म होगी। बात दरअसल ये है कि आपने कप्तानी की बात की, आपने टीम सिलेक्शन की बात की, आपने एग्जीक्यूशन की बात की, वो तो हमको वेरी फर्स्ट डे से नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है माजरत के साथ। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप जब तक अपनी टीम के ऊपर आपको भरोसा नहीं होगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुशदिल आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप यकीन मानिए, मुझे तो फोन करके बताया गया कि मैं टीम में हूं, ना मैंने किसी से फोन कराया, मुझे लोग पर्ची के नारे लगा रहे हैं, मैं ठीक है कल शायद टीम में ना हूं, कल उन्होंने अच्छा खेल लिया, देखिए खुशदिल ने अच्छा खेल लिया, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको ओपन ही करा दे, फिर वो जिस तरह खेल रहे हैं खुशदिल से ही रिस्क ले लें, चांस लेना ही है, बिल्कुल थोड़ा सा स्विच अप करना चाहिए। ये जोएब देखिए हमारा कल्चर है, वो खुशदिल जिसको आप पर्ची कह रहे थे, कल उसने 49 गेंदों पर 65 कर दिए, तो आप कह रहे हैं उसको ओपन करा दो। हर आदमी का एक रोल है और उस रोल के अंदर उसको अपना 100% देना चाहिए। और मैं इंतहाई माजरत के साथ, देखिए जब खिलाड़ी खेल से बड़े हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। सही बात। बाबर आजम के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं, बाबर आजम को हम इसीलिए जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का मान है। उन्होंने माजी में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उन्होंने टीम को उठाया है, चाहे उन्होंने नामीबिया के खिलाफ परफॉर्म किया हो, चाहे नेपाल के खिलाफ किया हो, चाहे युगांडा के खिलाफ किया हो, चाहे हॉलैंड के खिलाफ किया हो, वो बैनुल अक़वामी टीम है, बैनुल अक़वामी मैच में ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। या बैटिंग पे तो हम आएंगे, बैटिंग पे तो आएंगे, या पहले बॉलिंग के जरा से आप मजीद बात करें ना। 83 रन दिए हारिस रऊफ ने कल, मतलब हम ये समझ रहे थे कि हारिस रऊफ रेस्ट करके आया है, थोड़ा सा अच्छा 83 रन रोने, शाहीन शाह आफरीदी ने 60 हमारी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ही फेल हुई है और विकेट, यानी इस पर थोड़ा सा मजीद आप एनालिसिस करें ना, या क्या वजह है? वो पाकिस्तान जिसके डेडली बॉलर्स मशहूर लोग डरते थे उनसे, आज ये हालत हो गई है कि बड़े बहुत छोटा सा लफ्ज है फेलियर, मैं आपको दोबारा बोलूंगा, बहुत छोटा सा लफ्ज है। जब तक देखिए आप अपनी गलतियों की निशानदेही करके उन गलतियों का तदारुक करने के लिए उन गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप नामों के पीछे भागेंगे, जिस तरह शाहीन आफरीदी के पीछे, हारिस रऊफ के पीछे, नसीम शाह के पीछे, कि जी यही हमको, भाई जिताएंगे कब, ये भी तो बता दें, कब जिताएंगे? ये पहला कोई आईसीसी का टूर्नामेंट थोड़ी खेल रहे हैं। नसीम शाह, हारिस रऊफ या शाहीन शाह आफरीदी जब खेलते हैं डिलीवर नहीं करते, या तो हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते, या सेमीफाइनल में आ जाते हैं, या फाइनल में आ जाते हैं, कभी कोई कमर पकड़ लेता है, कभी कोई घुटना पकड़ लेता है, कभी कोई जनाब जो है वो इस बात का रोनर होता है कि जी पिच अच्छी थी बैट्समैनों के लिए, अपनी खामियों की तरफ कोई निशानदेही नहीं करता। जिस तरह आपने हारिस की बात की, देखिए अगर दुनिया की कोई और टीम होती तो मैं इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि वो हारिस रऊफ को कल का मैच नहीं खिला, लेकिन आपने उनको खिलाया। आप हारिस को देख लें, कल भी वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, और हारिस रऊफ की तो खैर आप परफॉर्मेंस उठाकर देख लें यार, उसको तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही बड़ी मार पड़ रही है, और मतलब सीखने की कोशिश भी नहीं है ना, वो फास्ट किसी ने बता दिया कि वो एक्सप्रेस बॉलिंग करनी है आपने विकेट से, हर विकेट पे ऐसा नहीं होता है, स्विंग सीखनी पड़ती है। अच्छा मुझे बताएं कि सलमान अली आगा से 3 ओवर्स क्यों 15 रन उन्होंने दिए हैं,
और पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको क्यों हटा दिया कैप्टन ने? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब आप ग्राउंड में रहते हुए ग्राउंड से बाहर की चीजों के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर ऐसा ही होता है। तो रिजवान कप्तान तो बन गए, लेकिन आपको ये भूल जाना चाहिए था कि आपने ऑस्ट्रेलिया को, जिम्बाब्वे को, जनूबी अफ्रीका को उनके घरों में हराया है। लेकिन हम शायद अपने सरों पर इन्हीं चीजों को मुसल्लत करके चल रहे थे कि यार, अब पिछली सीरीज जीते में भाई, हमने जनूबी अफ्रीका को 3-0 से मारा हुआ है, तो बस ठीक है, फिर उन्हीं के आप जो है वो क्रेडिट लेते रहे। और आपने सलमान अली आगा की बड़ी अच्छी बात की। भाई, सलमान अली आगा तो जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में आपके फर्स्ट चेंज बॉलर थे, आपको जिता रहे थे। अब आप अपने मेन बॉलर की तरफ देख रहे हैं, जिनसे ना बॉलिंग हो रही है, जिनसे ना शॉर्ट बॉल हो रहे हैं, जिनसे ना यॉर्कर हो रही है, तो यार आप सलमान अली आगा से ही बॉल करा लेते। आप जैसे ही खुशदिल शाह टीम में आए, आप खुशदिल शाह की तरफ देख रहे हैं। आप पहले चेंज में सलमान को लेकर आते थे, बेसिकली 10 ओवर का मसला था। 10 ओवर को तो इस मैच में मसला ही नहीं लगा आपको। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 30 ओवर में 207 रन बने, जबकि न्यूजीलैंड के 2 फास्ट बॉलर ने 17 ओवर में 70 रन भी नहीं किए। तो आप देख लीजिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। और फिर हम कहते हैं कि जी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग जो है हमारे पास है। किधर है भाई आपकी ये बेहतरीन बॉलिंग? ये बात अब फ्रॉम द पास्ट रह गई है। अब अगला मैच जो है हमारा इंडिया के खिलाफ है और भी टफ होने वाला है। इसके बारे में क्या कहेंगे? लाइनअप कैसी होनी चाहिए बैटिंग की और बॉलिंग की आपके नजदीक? देखिए, बात दरअसल ये है कि आप किसी से उधार मांगने जाते हैं ना, तो वो कहता है यार बात दरअसल ये है कि हालात बहुत खराब हैं, हाँ जी, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो दिल में आप कहते हैं मैं ना ही समझू ना। तो अभी मैं बात कर रहा था बैटिंग के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान की टीम को जब 321 का हदफ मिला और आप पहले 60 गेंदों के अंदर 42 डॉट बॉलें खेल लें, क्या आप ऐसे ही गिर जाते हैं। क्या क्रिकेट है, आप ऐसे ही गिर जाते हैं। तो बात दरअसल ये है कि बाबर आजम को अभी जोएब ने मुझे इंटरप्ट किया कि नहीं, हम बॉलिंग पे बात कर हाँ, अब हम बैटिंग पे करते हैं, अब बैटिंग पे करें, खुल के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात दरअसल ये है कि एक जमाना था कि जावेद मियांदाद, यूनुस खान, इंजमामुल हक, ये वो लोग थे जो सिंगल हैंडेड मैच फिनिश करते थे। आज भी लोग जो है वो जावेद मियांदाद के 1986 के छक्के की बात करते हैं। हम यहाँ पर अटक गए हैं, यहाँ पर हम फंस गए हैं कि यार हम इसीलिए आ रहे हैं कि फखर जमान अनफिट हो गया था। वो यार बाबर आजम से ओपन नहीं कराना चाहिए था भाई। बाबर आजम को ये थोड़ी कह रहे थे कि कुआं में कूद जाओ, ये थोड़ी कह रहे थे कि 100 मंजिल जो है वो क्रिकेट ही खिलानी थी ना, बैटिंग ही तो करानी है। आपको वही कहा जा रहा था। Exactly. आप करते हैं, आप T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज करते हैं, आपको टीम के लिए खेलना चाहिए था। आप क्या टीम के लिए खेले? आपने कल 52 डॉट बॉलें खेली हैं। पाकिस्तान ने 22 ओवर्स, पाकिस्तान ने 22 ओवर्स, यकीन करें पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स खेली हैं, जिसमें कोई रन नहीं बना। कल तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बड़ी ऑन स्पॉट थी। फिलिप्स ने जो कैच लिया है, क्या बात है, क्या कैच था। 60 उसने 60 से अबव रन्स बनाए और फिर फील्डिंग में कंट्रीब्यूट। सो अभी न्यूजीलैंड को आप कहां देखते हैं इस टूर्नामेंट में? अभी भी आप मुझसे पूछ रही हैं जाले के न्यूजीलैंड को कहां देखते हैं? देखिए, हमने अपनी कारकर्दगी की बात की, वी वर लैकिंग। नहीं यार, अब मुझे एक बात है, ये तो बाबर के बारे में कहा जाता है कि भाई स्ट्राइक रेट उनका स्लो है, लेकिन एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। क्या इसके साथ साथ कोई और भी थॉट है? क्योंकि हमारे यहाँ कैप्टनसी के बड़े मसले चलते हैं, बड़े पंगे चलते हैं कैप्टनसी के, और वो टग ऑफ वॉर हो रही होती है कैप्टन के दरमियान कि अगर कोई दूसरा कैप्टन बन गया तो उसको हरवाना है। ये होता रहा है। अच्छा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे हो रही है तो जितना बाबर ने जो इनिंग्स खेली है, पहले कैप्टन थे, रिजवान उनके साथ साथ थे, लेकर चल रहे थे रिजवान को, अचानक कुछ अपसाइड डाउन हुई सूरत हाल और रिजवान बन गए कप्तान। तो अब तो ये भी इस बारे में भी सोचा जा रहा है। वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर। हाँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहबरी का सवाल। तो मैं इस वक्त कप्तानी पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बात दरअसल ये है कि मैं सिर्फ मैच तक ही रहूंगा। ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, लेकिन जाना चाहते हैं आप। कौन दोस्त यार खेल रहा है, पता है आपको, पता है। बिल्कुल बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूंगा जो मेरे सामने इस वक्त नजर आ रही है। और वो ये है कि आप 321 चेस करने के लिए जा रहे हैं। ये वही मैदान है, ये वही टीम है जिसने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 चेस किया था। और वो वजह बनी थी क्योंकि पहले 9 ओवर में आपका स्कोर 91 रन था, और कल जब आप बैटिंग कर रहे थे तो आपके 10 ओवर में 22 रन थे। तो फिर आप कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं? और मैं तो एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला, कि भाई इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगा हुआ था, हर ओवर के बाद आप वहां पर देख रहे थे। आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं,
आप वनडे क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, आप उस स्कोर बोर्ड पर देख रहे थे कि हमने 321 चेस करने 2 दिन बाकी नहीं है। अरे चेस तो नहीं कर रहे ना, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है यार, खुल के बात करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, ये आगे जाके दिखाना है स्टैटिस्टिक्स कि उस मैच में देखे मैंने तो 50 बनाए थे, बाकी तो सारे आउट हो गए। बिल्कुल। अब उन्हें कौन ये बताएगा उस वक्त के भाई जो आउट हुए थे आपकी वजह से हुए थे, आपने रन रेट 12 रन पर पहुंचा दिया, तो आकर यंगस्टर्स आकर उन्होंने हिट मारने की कोशिश की और आउट हो गए। तो यार ये तो डबल चार्ज लगता है बाबर आजम पे। इस तरह तो मैच नहीं खेला जाता, इस तरह तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेला जाता। और ये टेस्ट मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच नहीं है, टेस्ट मैच की तरह क्यों खेल रहे हैं हम लोग? मुझे लिटरली लगा होता है बात दरअसल ये है, ये पहली बार तो नहीं हुआ, ऐसा पहली बार तो हमने नहीं देखा, ऐसा पहली बार तो आप बात नहीं कर रहे कि आप अपने लिए खेल रहे थे, टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, ऐसा तो कई बार हुआ है। तो कौन जिम्मेदार है? उनको खिलाने वाले, उनको मुंतखब करने वाले, उनको गेम प्लान देने वाले, हर कोई इस बात का जिम्मेदार है ना। आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आकर अगर ये कहेंगे कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, आप अगर आकर ये कहेंगे कि यार एक बैड डे था, तो भाई पे ठीक, चलने दें, जैसे चल रहा है चलने दें। कल हम इसी में खुश हो जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं। फिर इस टीम के बारे में तो पहले दिन से ही है, बस फिर होस्ट ही कर लेना, फिर टीम में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत है? कौम के जज्बात से क्यों खेल रहे हैं, आवाम के जज्बात से, क्रिकेट के फैन से क्यों? बस ये तो दुखड़े हम रोते रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अपना एनालिसिस दिया। और आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले ये करियर स्पॉइल करने वाली बात है ना। देखें, एक तैयब ताहिर लड़का है जिसने इतनी एफर्ट्स करके टीम में अपनी जगह बनाई है, तो उसका क्या कसूर है कि आप बेचारा आ रहा है डाउन दी ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, उसको ये बाबर आजम ने एवरेज 12-13 रन की बना दी है, बिल्कुल, तो उसको ये भी मौका नहीं मिल रहा कि 2-3 बॉल्स वो खेल ले। मुझे लगता है सलमान अली आगा आके खेल रहा है। मुझे लगता है कि 23 अभी जो मैच होने वाला है ना 23 फरवरी को, उसके बाद जो है ना बहुत सारी चेंजेस आएंगी टीम में, बहुत सारी आएंगी चेंजेस, और फिर दूसरों को मौका मिलेगा। लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जैसे कहते हैं ना जाले, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल, तो क्रिकेट के सिवा भी बड़े खेल है। नहीं बिल्कुल है, और वो दुख हम पीछे करते हैं, बिकॉज़ हम खुशी की बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऑनेस्टली आप भाई अचीव भी कर रहे हैं कुछ, पाकिस्तानी जबरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक नाम हमारे साथ है, स्क्वॉश के खेल में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उभरता हुआ नाम है माविश अली। अच्छा, माविश है महविश है, ये आप पूछेंगे। माविश अली है आज शो में हमारे साथ, और माविश ने फिलाडेल्फिया में होने वाले K2 स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। और यही नहीं है, माविश की कामयाबियों का सिलसिला यही थमा नहीं है, बल्कि उन्होंने यूएस साउथ ईस्ट जूनियर गोल्ड चैंपियनशिप में भी वो जीती है। तो हमारे शो में हमारे साथ हैं। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। माविश के साथ उनके कोच भी हैं कामा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। नहीं, आपने हमारे लिए हमारे मुल्क का नाम रोशन किया स्क्वॉश में, जो कि ऐसा लग रहा है कि स्क्वॉश में आप कोई बचा नहीं जहांगीर और जांचीर खान के बाद, तो दैट इज अमेजिंग, आपने रिवाइव किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपका नाम माविश है या महविश है? महविश, या यू कैन कॉल मी महविश। महविश ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, सही है, वो मार्जिन दे रही है वैसे। नहीं, महविश सही है। ये बहुत ट्रिकी होता है, मीनिंग चेंज हो जाती है। तो आप कोच, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? कितना खुश है इस अचीवमेंट पर, सक्सेस पर? ऑफ कोर्स जी, बहुत खुशी का मकाम है हम सब के लिए, खासतौर पे कोच के लिए। महविश ने परफॉर्म बड़ा अच्छा किया, और ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं टूर्नामेंट्स के लिए, और यू नो टू बिकम गुड यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। माशाल्लाह। तो ये सैक्रिफाइस बहुत कर रही हैं, और काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही हैं, मेरी साथ बातें भी सुनती हैं, और शी हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन। तो यू नो, तो ऑफ कोर्स यू नो कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स है, इसमें जनरली हम लोगों ने इसको एसोसिएट किया है मर्दों के साथ। सो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जूनियर चैंपियनशिप जो है हमारी एक लड़की जाके जीती। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि हु इंस्पायर्ड यू, कैसे आपने सोचा कि मैं स्क्वॉश में जाऊंगी? एक्चुअली मेरे फादर खुद एथलीट रह चुके हैं, और है अभी भी है। तो वो जाते थे पेशावर स्टेडियम, जहाँ पर वो बैडमिंटन खेलते थे, साथ ही स्क्वॉश था, स्क्वॉश क्लब था। मेरे बाबा ने हमें स्क्वॉश इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे लिए बहुत न्यू स्पोर्ट्स था, लेकिन हम चूंकि देख चुके थे जहांगीर खान को, जांचीर सर को टीवी पर स्क्वॉश देख चुके थे, तो हमने कहा ओके लेट्स गिव अ ट्राई।
तो हमने जब खेलना स्टार्ट किया, फिर साल 2 साल बाद जब बाबा ने हमें देखा कि हम प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं, हम अच्छा खेल रहे, तो उन्होंने हमें और भी सपोर्ट किया। हमारी पूरी फैमिली अब अल्हम्दुलिल्लाह में सपोर्ट करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। So, मुझे हाँ जी, पूछिए। मैं एक्चुअली बहुत खुश होती हूँ जब खवातीन प्लेयर्स आती है। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, हमारे माशरे में जो है वो बहुत कम। तो विमेन एम्पावरमेंट हमेशा बात एब्सोल्युटली, और करनी भी चाहिए। विमेन क्या, न्यू प्लेयर्स की, नए लोगों की। तो आपने कब से सोचा और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने बचपन से स्टार्ट लेना पड़ता है अगर आपने स्क्वॉश का प्लेयर बनना है? अच्छा, एक्चुअली स्टार्टिंग आपने शुरू से आप कितनी उम्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 इयर्स। जैसे सर का बेटा है 4 साल का, वो भी खेलता है, तो आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। और जितना टाइम आप लेते हो खेलते हुए और ट्रेनिंग करते हुए, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप करते हो कम टाइम में, ज्यादा टाइम में, तो इंशाल्लाह आप आगे अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा, आपने कब स्टार्ट किया? आपने कब स्टार्ट किया? हाँ, और आपकी 2 बहनें और भी हैं जो स्क्वॉश खेलती है। अच्छा, तो बहनों में लड़ाई भी होती होगी। वाह। मैंने 10 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, और मेरी बहनों ने मुझे देख के, मेरे भाई को देख के, फिर उन्होंने भी साथ हमारे ज्वाइन किया। वेरी नाइस। तो ये मुझे बताइए कि आपके पास जो जहां आप जाती हैं स्क्वॉश खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वहां से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से अब जो है बहुत सपोर्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, अरशद नदीम का भी हमने एग्जांपल लिया है, देखा है। असल में बात ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स के तहत कोई टाइटल मिल जाता है, उसके बाद तो सपोर्ट शुरू होती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले से आप जो आपका यंग टैलेंट है उसको अगर पेट्रोनाइज करें तो क्या कुछ हम कर सकते हैं इस मुल्क के लिए? कोच आप बताएं, क्या फैसिलिटीज है स्क्वॉश को लेकर, और जो लोग आना चाह रहे हैं, जो बच्चे आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई है इस तरह का? मैं तो अमेरिका में हूँ तकरीबन 12 साल से। मैं काफी सुनता रहता हूँ काफी सारी चीजें। मेरे जहाँ तक नॉलेज के मुताबिक बच्चों को अगर सपोर्ट हो, क्योंकि आजकल ये बोलते हैं कि इजिप्ट जो है बहुत अच्छा, इजिप्ट बहुत अच्छा। मैंने तो पूरे वर्ल्ड की स्क्वॉश देखी है। मेरे अंदाजे से पाकिस्तान के जो बच्चे हैं और जो प्लेयर्स हैं, उनमें काफी टैलेंट है और काफी पैशन है। उनको सपोर्ट मिले तो उनको कोई गाइड करे। जिस तरह मैं अभी मैविश को, इन बहनों को मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली जब मैं इनसे बातें करता हूँ, सुनता हूँ काफी सारी चीजें कि इनको सही गाइड करना चाहिए। ऑब्वियसली सपोर्ट मिलनी चाहिए फाइनेंशियली एंड मगर ये कि इनको यही पूछ लेते हैं ना मैविश से कि मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैविश, आप बताएं, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से या आपकी फेडरेशन की तरफ से कोई आपको इनाम दिया गया है? एज अ करियर आप इसको लेकर चल रही हैं, ज़ाहिर है इन्वेस्ट भी कर रही हैं इसमें, तो ये आपका एक ब्रेड एंड बटर भी तो है ना एक तरीके से, अगर आने वाले वक्त में। तो इस बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली हमें शुरू से सपोर्ट इतनी खास नहीं थी। मैं जब छोटी थी, जब जूनियर लेवल पे थी, तो मुझे इवन कोट तक नहीं मिलता था प्रॉपरली। बट चूंकि मेरे बाबा ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, हमें पूरी 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइव पे हमें लेकर जाते थे। वहां पर पिंडी लेकर जाते थे, उससे पहले हम चासद्दा जाते थे। हम इतनी ड्राइव करने के बाद सारा दिन वहाँ खेला करते थे, फिर वापस आते थे। तो उन्होंने हमारे साथ स्ट्रगल्स की। और आगे क्या प्लान्स है? आगे क्या प्लान्स है बताएं, कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जो जीतने हैं आपने? Exactly. इंशाल्लाह अभी जो सर ने मेरे लिए स्केड्यूल बनाया है, तो उसके मुताबिक मैंने अभी ट्रेनिंग करनी है 1-2 मंथ। उसके बाद में मेरा वर्ल्ड जूनियर आ रहा है, मेरे बाकी जूनियर इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन जूनियर हो गया, वर्ल्ड जूनियर हो गया, साथ में और भी बहुत से जूनियर इवेंट्स आ रहे हैं, पीएसए के इवेंट्स मेरे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो अभी जो आपने अचीवमेंट्स हासिल किए, और आप बेस्ट विशेस भी हैं आपके लिए इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये है जनाब इंसान का टैलेंट जो किसी से पीछे नहीं है। लेकिन देखिए, एक अफसोसनाक बात यही है ना कि हुकूमत अगर थोड़ा सा इन बच्चों को सपोर्ट करे। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये जिस किस्म के हमारे पास एग्जांपल्स अभी आ रहे हैं ना, अरशद अजीम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो उसके हिसाब से अब जो है वो सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है। क्योंकि आवाम जब सपोर्ट करती है ना, सोशल मीडिया के एडवेंट की वजह से, जब आवाम का अनगिनत सपोर्ट आता है और लोग जागती है। सब जागते हैं भाई, जागना पड़ता है। बिकॉज अब आप मुझे बताइए, वो जो उनाइजा आई थी यहाँ पे, ठीक है, न्यूयॉर्क से, उसकी वजह से हमारा एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो गया पाकिस्तान का। क्योंकि मुझे अमेरिका से मैसेजेस आ रहे होते हैं लोगों के कि वो पाकिस्तान, ये परसेप्शन उनका बिल्कुल। और लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हमारे जो ओवरसीज रहते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो रहते तो मुल्क से दूर है, जी, जी, लेकिन जी, दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत, दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज में हम ये बात करेंगे। जी,
हाँ जी, तो हमारे पास यूएई से एक साहब मौजूद हैं, उमैर जावेद हैं, बैंकर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, इतना सारा कुछ है इनकी प्लेट पे। तो मैं इनसे बात करना चाहूंगी, होते भी इतना मतलब कैसे, क्योंकि मैं तो अक्सर सुनती हूँ कि बैंकर्स के पास टाइम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बेहतरीन। नहीं, आप इतने मल्टीटास्कर हैं, हमने सोचा कि हम जरा से आपसे टिप्स ले लें कि इतनी सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताएं ना भाई, क्या कहाँ से आगाज हुआ ये और क्या कुछ कर रहे हैं, वक्त को मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली वक्त तो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ओवरसीज की जो लाइफ जर्नी होती है वो थोड़ी टफ होती है। हमारी जो लाइफ रूटीन होती है वो काफ़ी टफ होती है, तो उसलिए हमें हर चीज़ के लिए वक्त को मैनेज करना पड़ता है, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि हम हर चीज़ को साथ लेके प्रॉपर तरीके से चल सकें। सही है। अच्छा, पहले आपकी फील्ड की थोड़ी बात कर लेते हैं। बैंकर होना एक तो वैसे ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और फिर आप ऑफिस में थके हारे घर वापस आते हैं तो आप एनर्जी आपके अंदर नहीं रहती है। एब्सोल्युटली। मुझे बताएं कि जो यहाँ पर पाकिस्तानीज हैं, जॉब की तलाश में हैं, यूएई में कितना स्कोप आप देखते हैं इस फील्ड का, फाइनेंस की फील्ड का, अगर जानना चाहे लोग? एक्चुअली फाइनेंस से अगर आप फील्ड से देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बट प्रॉब्लम यह है कि आप स्किल्ड होने चाहिए। और हमारा जो हम लोग यहाँ पे चीजें फेस करते हैं वो यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास गाइडलाइन की बहुत ज्यादा कमी है। हमें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, स्टार्ट से गाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हम लोग लैक ऑफ, आप कह सकते हैं अपनी फील्ड से हम लोग बहुत लैक करते हैं। एब्सोल्युटली। सो मुझे बताइए कि अगर आपने बैंकिंग एक प्रोफेशन चूज किया, उसके बाद फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या करते हैं आप? सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविज्म होती है आपकी? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप देख सकते हैं कि मैं एक ग्रुप रन करता हूँ पाकिस्तानी शारजा के नाम पे, जो शारजा की बेस पे है। अच्छा। और हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी कम्युनिटी को जितना सपोर्ट कर सके, क्योंकि मेरा ये परसेप्शन है कि हम लोग सपोर्ट ओनली पैसे से नहीं कर सकते। मुझे ये परसेप्शन लोगों का चेंज करना है कि जब भी कोई हेल्प की बात आती है तो लोग पैसों की तरफ जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है, आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं, तो वो भी हेल्प है। तो हमने इसी सूरत को लेके ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूएई की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है माशाल्लाह, और जो कि अब अराउंड नियर अबाउट 55 के मेंबर्स हमारे हो चुके हैं। और आपके तवज्जुह से बल्कि मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम लोग 7 लोग हैं जो इसको मैनेज करते हैं। हाँ। क्योंकि इसमें ये है कि आप जैसे आपने बोला कि इसको मैनेज करना बहुत जो है ना बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग ये टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अलावा हम लोग इसको मैनेज करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर माई ऑल टीम कि जो हमारे साथ चलती है। इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, उसके बारे में बताइए। कौन कौन से इवेंट्स आप करते हैं? कोई पॉलिटिकल इवेंट्स, कोई नोटिस तो नहीं आया अभी तक? नहीं, एक्चुअली हम लोगों की पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है। सही है। हम लोगों की पॉलिसी एक बड़ी स्ट्रिक्ट है कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा जो है ना इंतशार का खतरा होता है, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, ना तो पॉलिटिक्स में, ना ही रिलीजियस चीजों में। हम लोग कोशिश ये करते हैं लेट्स से कि जैसे हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं 14 अगस्त, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट हमारा जो 14 इवेंट का हम लोगों ने किया था ऑर्गेनाइज, हमारे पास कैपेसिटी नहीं। वैसे पता है ये बड़ी अजीब अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकली अवेयर होने को अब हम जरा कुछ अवॉइड कर रहे हैं। यूथ के बारे में हम ये सोच रहे हैं, हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं। इंतजार की सोच एक और बात है, लेकिन पॉलिटिकली अवेयर होना ये बहुत जरूरी है किसी भी, यानी जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इसमें इंतजार का थोड़ा खतरा होता है, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट सोच होती है। बिल्कुल, यही तो अकोमोडेटिव होना है आपने। यही देखिए, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स होना बहुत जरूरी है। यही तो अकोमोडेटिव होना है आपने, क्योंकि दूसरे की हमारा सोच। जो पर्पस है वो है हर अच्छी बात है, लोगों को सपोर्ट करना। तो अगर हम पॉलिटिकल साइड चले जाएंगे नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। तो इस वजह से हमारा जो नैरेटिव है वो थोड़ा चेंज है। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। चले देखें, नहीं ब्रेक तो हमने लेना है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा था इसमें जो भी जिन भी मुआशरों ने तरक्की की है या अपने राइट्स के बारे में अवेयर हुए लोग, क्योंकि होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी कि आपके आईन में क्या लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली, ठीक है। सवाल करना बहुत जरूरी है, सवाल करना जरूरी है, सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जी, लोग सवाल का जवाब से डरते हैं, इसलिए सवाल नहीं करते। तो वो फिर यूथ को अगर आप अलग कर देंगे बिल्कुल, और उनकी सोच समझ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो कैसे अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, अपने राइट्स के बारे में आवाज उठाने का तरीकाकार सीखेंगे। बिल्कुल बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। और इसी से आगे तरक्की होती है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे, उसके बाद जवाब नहीं आएगा, तो हम चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमने इस वक्त एक चीज चेंज करनी है, वो ये है कि हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, अच्छा, उसके बाद हम वापस आएंगे विद राइज एंड शाइन।
बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन और बड़ी अच्छी न्यूज़ के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ जो मेरा पेट पीव है। बाय द वे मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ये बुरी लगती है और वो सिंध हुकूमत ने चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान किया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने तमाम चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी है। कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। कोई चार्ज पार्किंग अगर आपको नजर आए तो हुकूमत को इतला ज़रूर कीजिए। इसके बारे में नंबर्स हम जानेंगे कि किस किस जगह पे इतला हो सकती है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास कौन मौजूद है? बिल्कुल, हम बात करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कोशिश करेंगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड से भी हम उनके नुमाइंदे लें ताकि वहाँ ये नाफिज होगा। जी जी जी, और कैसे होगा तो ये हम जानेंगे। खैर, बड़ा अच्छा इक़दाम है ये सिंध हुकूमत का क्योंकि चार्ज पार्किंग से बहुत शहरी नाला थे और ये वो पैसे हैं जो कि बहुत सी जगहों पर चुंगी की मद में भी जाते हैं, यानी वो हुकूमत की किटी में तो जाते ही नहीं है और इकोनॉमी के लिए तो कोई। अच्छा नाज़िर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि बड़ा जबरदस्त ऐलान किया सिंध हुकूमत ने और लोग भी इसको सराह रहे हैं, लेकिन इस ऐलान को, इस फैसले को नाफिज करने में बड़ी मुश्किलात है और बहुत सी जगह ऐसी हैं, रिपोर्ट हो रही हैं कि अभी भी चार्ज पार्किंग ली जा रही है, पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये इकदाम लेना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हो रहा था कि शहरियों को परेशान किया जा रहा था, ओवर चार्जिंग भी की जाती थी और कुछ कुछ जगहों पे तो इलीगल, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अगर नहीं भी था चार्ज पार्किंग तो वहाँ पे भी कोई ना कोई वो जैकेट पहन के चार्ज पार्किंग का जाली वहाँ से शहरियों से ले रहे थे। तो इस चीज़ को सही दुरुस्त करने के लिए इस चार्ज पार्किंग को ओवरऑल ख़त्म कर दिया गया है और जहाँ पे भी अगर इस तरह की अभी एक्टिविटी चल रही है वो इलीगल करार दे दी गई है और पुलिस और जो दीगर हुकूमती इंतज़ामिया है, अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ है तो शहरियों से रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोटो या वीडियो लेके इसको हाईलाइट करें और वहाँ पे फ़ौरन छापा लगाएगी पुलिस और जो हमारे एसीज होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स, और फ़ौरन उसको जेल तक जा सकता है एक शख्स इस तरह की अगर इलीगल एक्टिविटी अभी भी कर रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन लेकर अगर शहरी आपके पास आना चाहें तो कोई नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास? हेल्पलाइन नंबर्स कोई ऐसे आपने? देखिए, सबसे पहले तो आप जाहिर सी बात है पुलिस की हेल्पलाइन है 15, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। 1715 भी एक है पुलिस की हेल्पलाइन। या उसके अलावा आप जो सोशल मीडिया हमारी हैंडल्स हैं वो भी मॉनिटर्ड होती हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, वहाँ पे आप टैग कर लें वीडियो अपलोड करके अपने आईडी से, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और ख़ास तौर पे आपने ये भी देखा होगा, सर्वे किया होगा कि सदर के इलाके हैं, तारिक रोड का इलाका है, यहाँ शॉपिंग सेंटर्स जहाँ पर हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बाइकर से भी और गाड़ियों से भी चार्ज किया जाता है। अगर 50 रुपए लिखे हुए हैं, 100 रुपए, 150 रुपए भी ले लेते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सर्वेलेंस की ज़रूरत है। इस सिलसिले में भी आपने हिकमत अमली बनाई है कोई? जी बिल्कुल, हमारी जो टीम्स हैं, चाहे वो पुलिस की हो या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान होते हैं, वो बेसिकली नाफिज करते हैं कानून को, उनकी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट के वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो गश्त करेंगे भी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको सख्ती से इनको निपटा जाएगा अगर कोई इलीगल एक्टिविटी अभी भी कर रहा है। क्योंकि एक दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हमने अबॉलिश कर दिया चार्ज पार्किंग सिस्टम, तो उसके बाद तो किसी को जवाज नहीं पैदा होता कि वो कोई भी वो ग्रीन कलर की जैकेट पहन के और टिकट का बुकलेट हाथ में लेके किसी से भी ले। और शहरियों को भी रेजिस्ट बिल्कुल सीना तान के रेजिस्ट करना चाहिए कि भाई ये चीज अगर इलीगल, यानी किसी भी किस्म की कोई पर्ची दिखाए आपको, उस पर कुछ भी लिखा हुआ हो, तो शहरियों का यह हक है कि हमने नहीं पे करा। जी एक चीज अगर खत्म हो चुकी है, एक चीज अबॉलिश हो चुकी है, तो फिर पर्चियां भी इलीगल हैं और अगर कोई हाथ में पर्ची लेके खड़ा होगा तो वो फौरन उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी रिस्क लेगा इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि एक दफा गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हम सख्ती से उसको सजा देंगे, तो बहुत ही बेवकूफ शख्स होगा अगर वो किताब लेके वैसे जरूर होंगे तो जरूर मैं आपके पास आने वाली है ये न्यूज़, बहुत सारे ऐसे लोग बहुत होंगे। अच्छा, मुझे आपसे जो सवाल पूछना था वो ये था कि जहाँ नुकसानात हैं चार्ज पार्किंग के, वहाँ कुछ फवायद भी हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे आप वो बताते हैं आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, कैसे पार्क करनी है, तो इस तरह से ये सिक्योरिटी के इशू है, सिक्योरिटी के भी मस्त कंसर्न्स हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलत पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ उठा के भी ले जाते हैं, तो इसके बारे में क्या आपने सोचा है कि इसको कैसे आप कवर करेंगे? देखिए, सिंध में तो स्पेसिफिकली मैं कराची की बात करूंगा। कराची क्योंकि ओवर क्राउडेड और ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, उस तरह के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज होते हैं दुनिया भर में जो होते हैं पार्किंग लॉट, तो यहाँ पे कराची में उनकी
कमी है फिलहाल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अब गवर्नमेंट बैठ के मुशावरत करेगी और कोई प्लानिंग करेगी कि किस तरह से या तो हम पार्किंग लॉट्स बनाएं या पार्किंग प्लाजाज बनाएं ताकि शहरियों को भी मैक्सिमम ऑनलाइन कोई सिस्टम इस तरह का हो कि जिससे बचा जा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंध हुकूमत की तरफ से ये जो बैगा माफिया है इसके खिलाफ भी एक बड़ा हुक्म आया और सिंध हुकूमत ने कहा कि इस पर अमल दरामद होगा और किसी भी सिग्नल पर आपको लोग अब ऐसे भीख मांगते हुए नजर नहीं आने चाहिए। खासतौर पर बड़ी हिदायत उन्होंने की थी। लेकिन तो इस पर भी हम देख रहे हैं अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, अगेन कराची की जो इश्यूज हैं वो यूनिक इसलिए बिकॉज कराची ओवर पॉपुलेटेड। एक तो होता है ना कि बड़ा शहर है, बड़ा शहर तो है ही है, मगर उस बड़े शहर में भी आबादी जो है जितनी होनी चाहिए आई थिंक उससे ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। तो इस वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो अमला है, जाहिर सी बात है CM साहब या कोई मिनिस्टर साहब तो खुद तो सिग्नल पे जाके बेगर्स को नहीं उठा के गाड़ियों में डाल के उनको बंद करेंगे। तो जो इंतजामिया होती है, चाहे पुलिस हो या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान होते हैं, उनकी भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सिग्नल है इतने सारे। एक तो और दूसरी बात ये इंतजामी एक बड़ा मसला ये होता है, स्पेसिफिकली कराची की मैं बात करूंगा जो कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है, कि वहाँ पे जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, DHA अलग है, फिर जो KMC जो इलाके हैं वो अलग है। इसकी वजह से बड़ा एक चैलेंज पेश होता है। अब DHA में इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो बेगर्स हैं वो DHA में आपको पाए जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे DHA की अपनी विजिलेंस होती है, वो उठाती भी है इन बेगर्स को, मगर फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद आ जाते हैं क्योंकि इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो उनको बेगर्स को भी उठा के जेलों में तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल। क्योंकि जेल में आप डालते तो उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने कैंटोनमेंट की और DHA की बात की, तो जो ये चार्ज पार्किंग का सिलसिला है यहाँ पे कैसे नाफिज किया जाएगा? बिकॉज हर जगह उन्होंने कहना होता है कि उनकी अपनी जुरिसडिक्शन है, अब ये हम नहीं मानते ये बात, तो हम तो लेंगे पैसे। सो वहाँ पे कैसे इस बात को नाफिज किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी ये? देखें, जो सूबाई हुकूमत होती है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी सूबे में। जब उसका एक फैसला हो चुका है तो जितने भी इंतजामी यूनिट्स होते हैं, चाहे वो CBC हो या KMC या दीगर जो टाउन्स हैं कराची शहर के अंदर, लियारी टाउन हो गया या कोई और टाउन हो गया, तो उनको जाहिर सी बात है उस फैसले की खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकते, वरना फिर उस इलाके के जो अफसरान होते हैं वो फिर जवाबदेह होते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कहीं पे भी अगर इस कानून को वायलेट करेंगे तो फिर उस अफसर को भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो DHA का कोई एहलकार हो या CBC का एहलकार हो। वो आई डोंट थिंक अपनी नौकरी को रिस्क करेगा अगर सूबाई हुकूमत का एक फैसला आ चुका है, तो उसकी नफी तो आई डोंट थिंक वो करना अफोर्ड कर सकता है। और इसमें देखें, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का भी किरदार बड़ा अहम होगा कि वो अपनी ड्यूटीज कैसे निभाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा देखने में आया है। हम इंक्रोचमेंट की बात करें तो वहां पर मिली भगत याद है ना वो पता है ना आपको सही तरह, तो वहां भी ज़ाहिर आपको थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी अगर आपको नाफिज करना है इस कानून को। जी देखें, चार्ज पार्किंग तो ट्रैफिक पुलिस का सब्जेक्ट नहीं है। चार्ज पार्किंग तो आप, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि यूजुअली एक कोई किसी टाउन का तरफ से कोई ID लेके, अपना बैज लेके, फिर उस बुनियाद पे टाउन की अथॉरिटी लेके वो लेते थे चार्ज पार्किंग। तो ट्रैफिक पुलिस का एक अलग जुरिस्डिक्शन होता है, बट बिल्कुल जहाँ पे रेडियाँ या तजावुज़ात हैं तो ट्रैफिक पुलिस का ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को इंश्योर किया जाए, और अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ये हैवी रेडिया वगैरह हैं तो उसको पुलिस का एक अपना मैकेनिज्म है, और फिर इंतज़ामिया जो होती है, जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहिबान होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, वो फिर उस पर एक्शन ज़रूर लेते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ ट्रैफिक हम नहीं चाहते किसी गरीब की रेडी उजाड़ें या उसको रोज़गार पे डाका डालें, बट जहाँ पे अगर वो ट्रैफिक को अफेक्ट कर रही है या ओवर क्राउडेड एक सड़क हो गई है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सड़क पे रेडियाँ हो, क्योंकि वहाँ पे तो गाड़ियों का सड़क तो बनी, गाड़ियों की फ्लो की हो। हाँ जी। सो चार्ज पार्किंग जो है वो जनरली इसी वजह से होती है, बिकॉज जैसे कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ओवर क्राउडेड है और जगहें ऐसी नहीं है, स्पेशली तारिक रोड के एरिया में, और जो शॉपिंग एरियाज है जहाँ पे नहीं है पार्किंग, लाइक बिल्डिंग्स में भी पार्किंग नहीं है, लोगों को बाहर ही करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में भी अगर पार्किंग के एरियाज बनना शुरू हो तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ कंट्रोल हो सकती है। इसके बारे में हुकूमत ने कुछ सोचा है? जी बिल्कुल। ये जो सिटी की इंतजामिया होती है, जो KMC या दीगर टाउन्स होते हैं, उनकी से मुशावरत साथ मिलकर डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज बनाते भी हैं। अब मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार चीज़ हाईलाइट करूंगा कि DHA जो कि एक पॉश एरिया है, वहाँ पे जमजमा में, मुझे याद है जमजमा पार्क एक है, जी। उसके साथ जो DHA की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक पार्किंग प्लाजा बनाया था, मगर बाद में जाहिर सी बात है क्योंकि
इंतजामिया होती है उसको भी अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी होती है, तो इंस्टेड ऑफ पार्किंग प्लाजा उसको फिर एक शॉपिंग मॉल बना दिया उसका, जो कि विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जमजमा और इन एरियाज में तो पार्किंग की आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो नाम नहीं लूंगा, आप ले सकती है ना, मगर ये कि देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें शहरियों की जिम्मेदारी है क्योंकि वो जहाँ जाना चाहते हैं खरीद वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी उसी के सामने, उस जगह के सामने। सदर में एक पार्किंग प्लाजा बना था, वहां लोगों ने पार्क ही नहीं की गाड़ी क्योंकि उन्हें आगे पैदल चल के जाना पड़ता है, तो ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है। एक और चीज, ये जो ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हमने अपने शो पे बारहा बहुत दफा अथॉरिटीज को भी बुला के उनके नुमाइंदों को बुला के बात की है, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। अभी भी एक ट्रैफिक हादसा हुआ है कल ही। अच्छा, तो क्या इस पर क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? उनकी तरफ से कहा जा रहा है डंपर्स एसोसिएशन हम क्या स्ट्राइक कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, तो इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल 100 स्ट्राइक करें, मगर जहाँ पे शहरियों की जानें अगर रिस्क में आ रही हैं तो फिर गवर्नमेंट भी इन्फोर्स करेगी अपना डिसीजन, बिकॉज सबसे हमारी अवलीन तरजीह है वो सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजंस है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक कमेटी, रोड चेकिंग कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से, जो जगह जगह अपने पॉइंट्स लगा के स्नैप चेकिंग कर रही है। जो ड्राइवर्स होते हैं हैवी व्हीकल्स की, उनकी लाइसेंसेस चेक कर रहे हैं, उनकी स्किल्स चेक कर रहे हैं, जो व्हीकल्स इटसेल्फ हैं और उसकी फिटनेस चेक कर रहे हैं, क्या उनकी रोड वर्दीनेस है भी या नहीं है, रोड पे चलाने के काबिल है भी नहीं, उनके जो साइड मिरर्स हैं वो हैं या नहीं है, ब्रेक सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होना शुरू हो चुकी हैं और इसका फ़र्क आने वाले दिनों में नज़र आएगा। मगर साथ साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करूँगा कि हमारे जो बाइक चलाने वाले जो भाई साहब होते हैं वो भी थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करें, वो भी कोई ज्यादा अच्छी अपनी बाइक्स नहीं चलाते, बिल्कुल नहीं, हेलमेट नहीं होती, गलत साइड से ओवरटेक भी करते हैं अक्सर। आपने देखा होगा आप लोग गाड़ियां चलाते हैं तो आपके साथ भी हुआ होगा कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं और अचानक से वो अपनी 2 सेकंड टाइम बचाने के लिए वो गाड़ियों के बीच में गुजर जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए क्योंकि जान आपकी ही नुकसान होगा खुदा ना खास्ता अगर आप गलत तरीके से बाइक चलाएंगे। उसके लिए एक सेपरेट लेन होनी चाहिए और जो कानून जो है ना उसका जरा स्ट्रिक्टली नाफिज होना बहुत जरूरी है। चालान होंगे जाहिर है तब जी, यही सारे लोग जो बाहर जाते हैं मुल्कों में वो इतनी तमीज से ऑपरेट करते हैं बिकॉज वहाँ पे जो है वो कानून इतना टाइट है कि वो कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा नाजिर साहब, ये कहिएगा कि अभी रमजान मुबारक आ रहे हैं और रमजान में बड़े मसाइल होते हैं, ये सारे मसाइल खुलकर सामने आते हैं और शहरी बड़े परेशान होते हैं। ट्रैफिक का मसला हो, ये भिखारियों का मसला हो, हजारों की तादाद में लोग कराची का रुख करते हैं और उनकी ईद हो जाती है फिर। ये हमारे अपने शहर से भी नहीं होते। बिल्कुल, खास इवेंट को लेकर क्या इकदाम सिंध हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए सिंध हुकूमत जाहिर सी बात है जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके तहत हम अपने जो स्टाफ है उसको करेंगे, फील्ड में उतारेंगे और वो जगह जगह जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली एक और जो इशू मैंने देखा है कि रमज़ानों में स्पेशली जो इफ्तार का औकात होता है उसके आसपास पता नहीं हमारे शहरियों को क्या हो जाता है, उनको शायद पकौड़े समोसे याद आने शुरू हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। आप ऑफिस से निकले या कहीं अपने काम से निकले तो अपना एक पानी का बोतल और थोड़ा खजूर वजूर साथ रख लें ताकि अगर देर हो रही हो तो उधर ही गाड़ी खड़ी करके आप भाई इफ्तार कर लें, घर जाके सुकून से गर्म समोसे खा लेना। अब क्या जल्दी होती है इनको, मुझे मैं तो हैरान हूँ इस बात से। बट अगेन आप सही कह रहे हैं, बेगर्स बहुत सारे आ जाते हैं इस तरफ तो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्नैचिंग वगैरह के वाकयात बढ़ जाते हैं, तो ये सारा बड़ी जिम्मेदारी का इस वक्त गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है उनको कंटेन करे। शहरियों की भी इसमें सपोर्ट की दरखास्त है। आप बेगर्स को पैसे ना दें तो जाहिर सी बात है बेगर्स को पैसे ना देंगे तो आएंगे नहीं। एक गिल्ट का भी हम शिकार हो जाते हैं, गिल्ट है उसका हम क्या करें स्पेशली रमजान में। थैंक यू सो मच नादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन अभी लेते हैं हम छोटी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली। जी वेलकम बैक। अब हम उन वाक़यात की बात करेंगे जिसका हम हमेशा जिक्र करते रहे हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल
जिला कुरम की जी। हम देख रहे हैं काफी वक्त हो गया है काफी और टाइम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या इकदाम कर रही है वो नजर नहीं आ रहे हैं जी। लोग बड़ी परेशानी का शिकार है। कुरम के इलाके में जो लोग रहते हैं बहुत सारी जानें जाया हो रही बहुत हैं। सारी जानें जाया हो गई हैं। वहाँ पर खाने पीने की अशिया की, दवाओं की वहाँ पर किल्लत की सूरत हाल हमने रिपोर्ट किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लोअर कुरम में फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और लोअर कुरम के 4 गाँव खाली कराने की हिदायत कर दी है। कुरम की सूरत हाल के हवाले से इजलास में अमन अमान के क़याम से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए गए हैं। कार्रवाई के लिए लोअर कुरम के 4 गाँव मुख्तलिफ वो गाँव हैं जिनको खाली भी किया जा रहा है। इन इलाकों को खाली कराना अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहम है, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुरम की सूरत हाल है क्या? नुमाइंदा 365 न्यूज़ यासिर बंगश ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत। अच्छा जी, ये जो ज़िला खुर्रम में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है इसके बारे में कुछ आगाही दें, क्या हो रहा है वहाँ पे इस वक्त, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में? जी बिल्कुल, पिछले तकरीबन 144 दिनों से 143 दिनों से पारा चिनार के जो आमद-ओ-रफ्त के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उसके साथ साथ 3G 4G सर्विस ये भी मुकम्मल बंद है। पाक अफगान सरहद जैसे तिजारत होती है वो भी ताहाल बंद है। एक अजीब सिचुएशन है यहाँ पे, ना कुछ खाने को मिल रहे हैं ना कुछ पीने को मिल रहे हैं। आगे रमजान भी आने वाला है। ताजिर बरादरी का भी यही कहना है कि हमने जो सामान, जो पैसे हमने बंद किए थे वो रमज़ान के सामान के लिए, कि रमज़ान के लिए जो सामान है, जो चीज़ें ज़रूरियात है वो हमने मतलब वहाँ से ख़रीदे। लेकिन बदकिस्मती से 2 दिन पहले वो बगन के इलाके डाट कमर बगन तकरीबन चंद जगहों पे वो सामान लूट लिया गया और गाड़ियों को आग लगा दी गई। अहम बात यह है कि अभी भी वो गाड़ियाँ जो हैं, उन गाड़ियों के जो इंजन है, वो जो पार्ट्स वगैरह है गाड़ियों के, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। उनको भी तकरीबन 3-4 रोज से उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन तकरीबन जो हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, जो जिम्मेदार है, वो मुकम्मल तौर पर तमाशाई बनी हुई है। अच्छा। कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। ये मुझे बताएं कि पारा चिनार, यानी हम कब से, आप हमारे साथ होते हैं शो पर वक्तन फवक्तन, कब से हम इसकी बात कर रहे हैं और यही सुनने में आ रहा है कि अमन ओमान से मुताल्लिक इजलास हो रहे हैं, ये इक़दाम लिए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। वो जो एक रोड जा रही है पारा चिनार की तरफ जी, क्या उसको खोला जा सका? अभी तक नहीं खोला जा सका। और कुरम के अंदर, पारा चिनार के अंदर क्या सूरत हाल है? ज़ुहैब, बहुत अहम बात कही आपने। ये मुसलसल ये लोग, हमारे जो सूबाई हुकूमत है, जो उसके इत्तलाआत है बैरिस्टर साहब, ये सारे मुझे अंदाजा ही नहीं है कि ये बयानात कहाँ से दे रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ये लोग खुद तो आती ही नहीं है। ज़ुहैब, अहम बात यह है कि 4 महीनों 5 महीनों में इन एक बंदे ने भी ज़हमत नहीं की वो इस महसूर इलाके को एक क्या है कि विजिट कर ले, एक दौरा कर ले। ना हमारे CM साहब जो सिर्फ बयानात तक महदूद है, ना उनके जो कैबिनेट्स के अराकीन है। यहाँ पे एक इस तरह सिचुएशन है ज़ुहैब के चंद रोज कबल गाँव लुकमान खेल है, एक पीछीदा डिलीवरी थी जो ट्विंस बेबी थे 2, पेट्रोल ना मिलने की वजह से वो 2 बच्चे हैं वो जो दम तोड़ गए हैं। वो अस्पताल नहीं ले आए क्योंकि पेट्रोल है नहीं, अस्पताल ना पहुंचे, वो घर में वो दोनों फौत हो गए। तो उन दोनों बच्चों का क्या कसूर है ज़ुहैब, जो क्या कि माँ के अजीब सिचुएशन है, किसके जिम्मे है? यानी ये देखिए, हमने दुनिया भर में आवाज़ उठाई फ़लस्तीन के खिलाफ और बहुत सारी जगहों में जो इस तरह से हो रहा है, हमारे अपने मुल्क में हो रहा है। तो इसके लिए बदलाव लाने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे ये बताएं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ। मतलब मीटिंग्स तो हो रही हैं, बिकॉज़ ये बातें सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़ुहैब, अहम बात यह है मैम कि असल में अगर गवर्नमेंट थोड़ी भी रेट कायम कर ले ना तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे कोई रेट नहीं है। अच्छा। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर रोड है मैम। ये रोड, छोटा सा रोड, ये सेफ नहीं कर सकते जी। तकरीबन मुसलसल 4-5 दफा यहाँ पे कॉन्वॉइज हिट हुई, यहाँ पे सामानों को लूटा गया। वो ताजिर बरादरी मैम, वो पैसे इनको कौन दे दे? जो थोड़े बहुत बचत, थोड़े बहुत पैसे इन लोगों ने राशन के लिए भेजे थे, राशन पारा चिनार जा रहा था, तो ये बेचारे अब कहाँ जाए? वो दर बदर के टोकरे फिर रहे हैं। कल भी प्रेस क्लब आए थे, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले दिन भी आए थे, तो वो बेचारे तो कह रहे हैं कि तो हमारे तो घर के जो चूल्हे थे वो इनसे चल रहे थे, तो हम कहाँ जाए अब हम?
अब सरकार तो है मैम, वो तो तमाशाई है, वो तो 1% भी उनके रेट नहीं है। अगर ये डिप्लॉयमेंट ठीक से कर लेते, ये कॉन्वॉइस जो है, कॉन्वॉइस के लिए ठीक ठाक रोड की डिप्लॉयमेंट करते, तो जाहिर सी बात है ये फिर हरकतें तो नहीं होती। नाकाम है मुकम्मल तौर पर ज़ोएब यासिर बंगाश हुकूमत। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो होना बहुत जरूरी। तो हमें तमाशाई अब नहीं बनना है, हमने किसी ना किसी तरीके से इसमें ये आगाही तो हो रही है। और देखिए जब सरकार है यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वो किस जब जानो माल का तहफ्फुज़ ही नहीं हो पा रहा आपसे एक शहरी की, तो आप किस काम की हुकूमत है? मैं तो कहती हूँ भाई सबको आवाज उठानी शुरू कर देनी चाहिए। आप ये सोशल मीडिया पे भी शोर मचाना शुरू कीजिए इस हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ ज़ोहेब है और एक हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद है। अच्छा देखिए, लोगों का जो एक बड़ा मसला था ना, कराची के बड़े शहरों, छोटे शहरों की हम बात करें तो उनकी सफरी सहूलियात का प्रॉब्लम था। यानी कि घंटों बस का इंतजार आपने करना है, या फिर अगर आपने टैक्सी से बात करनी है तो उसमें पैसा कितने पैसे लेंगे, वो कह रहे नहीं मैं इतने लूंगा, तो ये एक बड़ा मीटर नहीं चल रहा, फिर मीटर चलाना है तो डबल चल रहा है मीटर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी थी ये यहाँ पर ऑलरेडी कम है। हालांकि सिंध हुकूमत की तरफ से बड़ा काम किया जा रहा है इस पे, और बसेस का नेटवर्क है जिसमें मजीद इजाफा भी किया जा रहा है। पिंक बसेस भी हैं, मेट्रो बस यानी दीगर बसेस भी है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा उरूसुल बिलाद एक शहर है, 4 करोड़ तकरीबन आबादी है, तो जरा मुश्किल हो जाती है सूरत इसको मैनेज करना। तो इसमें ये जो सर्विस दीगर है इसके अलावा, गवर्नमेंट के अलावा, उनका बड़ा किरदार है। तो अब जी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि आप आराम से आप अपनी कैब या टैक्सी बुलवा सकते हैं उस ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, और उनके नुमाइंदे यहाँ पे हमारे पास, उनके कंट्री हेड ओवैस हमारे पास मौजूद है इन ड्राइव के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। चाय कॉफी लिया आपने? जी जी बिल्कुल सही। हाँ जी, ये जो आपने हमें सहूलत फराहम की है ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये मीटर वाली जो बात की कि पैसों का जो है वो किस तरह से तबादला किया जाए, कि किस तरह से सर्टन किया जाए इतने देने हैं, क्योंकि मीटर नहीं चल रहा होता अक्सर औकात। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी के कंसर्न। बिल्कुल। तीसरी चीज़ हर जगह वो सहूलत आपको मैसर नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन की वजह से ये सहूलत मैसर होती है। और कंफर्ट भी मैसर होता है ना। आपको पता है कि इसकी किसी ना अकाउंटेबिलिटी तो करनी है। सो इनड्राइव कब से पाकिस्तान में आया, क्या इसकी जो है प्लस पॉइंट्स हैं, आपने किस तरह से इसके विजिबिलिटी जब बनी आपकी, वो कैसे बना? सो इनड्राइव वैसे ग्लोबली तो स्टार्ट हुआ था 2012 में यकूतिया से, जो कोल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है। वहाँ पे टैक्सीज की सिमिलरली मोनोपोली थी, तो वो विंटर सीजन में फेयर्स को डबल कर देते थे। तो उस टाइम एक आइडिया ने जन्म लिया कि हम 50 लोगों का, 50 दोस्तों का ग्रुप बना जिन्होंने राइड्स देनी है। लोग अपनी, जिसने कहीं भी जाना है राइड लेनी है, वो उधर डाले और वो इसी तरह निगोशिएट करके तो वो फेयर सेटल कर लेते थे और वो सर्विस मिल जाती थी। ये इतना वर्ड ऑफ माउथ फैला कि हज़ारों लोग उसमें शामिल हो गए और इवेंचुअली इन ड्राइवर बना, और अब जो है रीब्रांडिंग के बाद इन ड्राइव बन गया है। अच्छा। अब हम 48 कंट्रीज में हैं, 888 प्लस सिटीज़ में हैं। सो और पाकिस्तान के कितने शहरों में नेटवर्क आपके? पाकिस्तान में हम 20 प्लस सिटीज़ में हैं जो हमारी राइड हेलिंग सर्विस है, और 200 सिटीज़ को हमने कनेक्ट कर दिया है वाया इंटरसिटी जो हमारी सर्विस है। और जो आपका क्वेश्चन था कि निगोशिएशन वाला, उसको हमने डिजिटल कर दिया है। अब आप निगोशिएट करें, डिजिटली निगोशिएट करें, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डोर स्टेप पे गाड़ी। देखिए हर जगह जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़रूर होती है। पहले तो आपको ज़रूर जो है वो पुशबैक आया होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ना टैक्सी ड्राइवर्स थे और रिक्शे वाले थे, और इन लोगों से पुशबैक आया होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो दूसरी भी इस तरह की ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं, उनसे मद्दे मुकाबल आने के लिए आप लोगों ने क्या इकदाम उठाए? सो ऑब्वियसली पुशबैक आया क्योंकि चेंज के लिए रेजिस्टेंस तो आता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग्स की गई, उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि आप लोग भी इसी इकोसिस्टम का पार्ट हैं। इवेंचुअली आप लोगों की अर्निंग्स, उनको अर्निंग्स कंपैरिजन दिए गए कि आप लोग अभी इतना कमा रहे हैं, आप लोग वेट करते हैं, आपका आइडल टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आप दिन में अगर 5 सवारियाँ ले रहे हैं ऐप के ज़रिए, हम लोग पैसा लगा रहे हैं मार्केटिंग पे और उन सब चीज़ों पे, तो आप लोगों को एक घंटे में अगर आप अभी एक राइड कर रहे हैं, हम आपको इससे ज़्यादा राइड्स देंगे, आपकी इवेंचुअली अर्निंग ज़्यादा बनेगी, रेट कम भी होगा तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें की गई। और दूसरा हम लोगों का जो है सबसे अच्छी बात यह है कंपटीशन के हवाले से अगर आप कहें तो एज सच कंपटीशन नहीं समझता, क्योंकि सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अगर आज 7-8 साल पहले देखें तो उस टाइम जितने नंबर ऑफ राइड्स एक तरह से हमारा मैट्रिक होता है। अगर जैसे जाले ने कंपटीशन की बात की ना, तो वो कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतनी प्राइस कंट्रोल होगा और प्राइस कम।
लेकिन इसमें दूसरा भी है, इट्स द अदर वे राउंड, नेक्सस भी बन जाता है। जब एक नेक्सस बन जाता है आपकी कंपनी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो फेयर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये क्या एक दूसरे से अपनी सर्विसेज आपकी दूसरी सर्विस से मिलके ये बना रही है कि भाई बेसलाइन ये होनी चाहिए, और ऐसा हो रहा है या फिर कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए सोचा जा रहा है? पाकिस्तान में तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पे तो प्राइसेस अगर आप आज से 3-4 साल पहले से भी कंपेयर करेंगे तो शायद जो है उसी लेवल पे ही होंगी। लेकिन हम लोगों ने तो वो प्राइसिंग का इख्तियार अपने पास रखा ही नहीं है, एल्गोरिथमिक प्राइसिंग है नहीं हमारी। हम लोगों ने ये सारा इख्तियार दे दिया है ड्राइवर्स और यूज़र्स के हाथ में। वो निगोशिएट करें, अगर ड्राइवर को वो प्राइस पसंद आती है तो वो उस पर राइड एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं पसंद आती तो वो अपनी प्राइस ऑफ़र कर दे। अगर कस्टमर को लगता है कि इस टाइम ज़्यादा लोग नहीं है, रात का टाइम है और मुझे ये ऑफ़र ले लेनी चाहिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों में डील हो जाती है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों की ऐप में, क्योंकि आपको 7, 8, 10 लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं राइड, तो आप उनका ETA देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें जल्दी पहुंचना है, तो वो लोग ETA को देखते हुए जो करीब है उसकी राइड एक्सेप्ट कर लेंगे। ETA क्या? ETA इज लाइक कितनी देर में वो ड्राइवर आपके पास आ जाएगा। जी, उसके अलावा लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न होता है, रेटिंग का बहुत बड़ा लोगों के जहन में होता है, तो वो रेटिंग भी आ रही होती है उस ड्राइवर की, नंबर ऑफ ट्रिप्स भी आ रहे होते हैं उस ड्राइवर के, तो वो देख सकते हैं कि कितना सीजन ड्राइवर है। तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए जिसकी जो प्रायोरिटी है वो उसके हिसाब से उस ड्राइवर की ऑफर। और आपकी कंपनी में जो ड्राइवर्स आप लेते हैं, कोई आपका एक क्राइटेरिया है, एक सिस्टम है पूरा कि उनका पहले चेक किया जाता है ID कार्ड के जरिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी? उसमें उनका ID कार्ड भी चेक किया जाता है, बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जाता है, उसके अलावा गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद उनको बेसिकली प्लेटफॉर्म पे इजाज़त दी जाती है। तो पाकिस्तान में आपको कैसा रिस्पांस आया अब तक, मतलब दूसरे आपके ममालिक को देख के? पाकिस्तान में हमने मार्च 2021 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद अब हम 20+ सिटीज़ में हैं, और हमारा अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की भी बात करूं तो वी आर ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स इवन इन 2024। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, सस्टेनेबिलिटी दुनिया भर में जो है वो जारी और सारी है, ग्रीन अर्थ के बारे में बात होती है कि हर चीज़ जो है वो कार्बन फ्री होना चाहिए, आपका कार्बन फुटप्रिंट आपको बेसिकली कम करना है, ठीक है। सो उस हवाले से आप कोई इस किस्म के इकदाम उठा रहे हैं कि गाड़ियाँ इस किस्म की आप इंट्रोड्यूस कराएं? सो गाड़ियों की तरफ हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। अभी हम, क्योंकि जो 2 व्हीलर्स हैं वो बहुत मेजर पार्ट है इसका, तो अभी हम 2 व्हीलर्स में, क्योंकि 2 व्हीलर्स में अभी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमने एक और चीज़ की है कि हम रेट्रोफिटिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। एक कंपनी है इस्लामाबाद में, हमने एक ऐप के साथ, एक फिनटेक लैंडिंग प्लेयर के साथ मिलके हम ड्राइवर्स के लिए रेट्रोफिट कर रहे हैं बाइक्स। उनकी जो पुरानी बाइक वो लेके आए, 45,000 PKR में वो रेट्रोफिटिंग होती है। मतलब रेट्रोफिटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिक बाइक? जी, वो उनको हम बैटरीज इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं उनकी फ्यूल बाइक को। और वो जो 45,000 है वो उसने स्टार्ट में नहीं देना, वो उसने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और हमारा जो टेस्टिंग है उसके हिसाब से अभी तक ड्राइवर्स को 40% प्लस सेविंग हो रही है बिल्कुल उसमें, और वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। इनफैक्ट हमने 30+ स्वापिंग स्टेशन में भी इन्वेस्ट किया इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में बिल्ड होंगे। तो वो ड्राइवर के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका टाइम, तो वो क्योंकि अगर चार्ज भी उसे करना है तो ज़ाहिर उसके स्पॉट्स बिल्कुल चाहिए ना, तो वो स्पॉट्स पे वो जाएगा ऐप के जरिए, वो स्पॉट्स ऑलरेडी मौजूद हैं या आप उसके ऊपर भी काम हो रहा है? वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो सिर्फ बैटरी स्वैप करेगा, अपनी पुरानी बैटरी निकालेगा, फुली चार्ज बैटरी उठा के बाइक में डालेगा। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है आपके कंपनी में, बताइए? सेफ्टी एंड कस्टमर की, कंज्यूमर की। अच्छा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जो ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन वगैरह वो सब तो हो रहा होता है। इसके अलावा हम लोगों की सपोर्ट तो है, इन ऐप सपोर्ट है बिल्कुल, जिस पे अगर आपके ऑल दो, क्योंकि ड्राइवर्स हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है सच, लेकिन फिर भी हम फुल कोशिश करते हैं कि जब भी किसी कस्टमर की कोई चीज़ रह जाए, कोई भूल जाए, तो हम वो कनेक्ट करवा देते हैं ड्राइवर्स और यूजर। हाँ, हमारे पास अब बस टाइम बहुत कम रह गया। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती थी, कोई कैंपेन्स हैं पाकिस्तान के लिए जो भी आप लोगों ने सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, जहाँ आप अर्न कर रहे हैं वहाँ कुछ बिल्कुल बिजनेस साइड की कैंपेन्स तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो हमने काफ़ी कैंपेन्स पास्ट में की भी हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 के फ्लड्स के बाद हमने अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलके हमने उनको 10 मिलियन
की कोलैबोरेशन थी। हमने जो ठट्ठा और तहर में हमने स्कूल्स रिबिल्ड किए थे माशाल्लाह। इसके अलावा हमने हमारी राइट टू डोनेट एक कैंपेन है, वो अभी रमज़ान में दोबारा आ रही है, जिसमें हम हर 4th राइड पे अपने कमीशन का 10% रमज़ान में होगी? जी रमज़ान में होगी। बस रमज़ान का महीना आने वाला है। थैंक यू सो मच ओवैस, आपने हमारा साथ दिया, आप यहाँ आए और बहुत सारे अहम सवालों के जवाब दिए। ज़ुहैब जी, तो शो आपको कैसा लगा? इख्तिताम हो गया है शो का, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक अपना दीजिएगा मुझे और जाले को। एज ए गेस्ट मैं भी थी आज यहाँ पे, कल फिर आपके साथ होंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।